नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कृष्णचंद्र की लिखी रचना एक गधे की आत्मकथा। अब तक आपने सुना कि एक पढ़ा लिखा गधा दर दर की ठोकरें खा रहा है रामू धोबी की विधवा को उसका न्याय दिलाने के लिए, उसकी आजीविका के लिए, और अब वो जा रहा है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने। तो आप सुन रहे हैं एपिसोड 9 जिसका शीर्षक है जाना गधे का प्रधानमंत्री की कोठी पर और मुलाकात करना पंडित जवाहरलाल नेहरू से और खफा होना बाग के माली का। मैंने लोगों से सुन रखा था कि पंडित जी से मुलाकात का समय सुबह 7:30-8 बजे से पहले का है। उसके बाद जो मुलाकातियों का तांता शुरू होता है तो फिर किसी भी समय एक आध मिनट के लिए बात करना असंभव होता है। यही सोचकर मैं उस दिन रात भर जागता रहा और विभिन्न रास्तों से घूम फिरकर पंडित जी की कोठी तक पहुंचने का प्रयत्न करता रहा। कोई 6 बजे के लगभग मैं उनकी कोठी के बाहर था। संतरियों ने मेरी ओर लापरवाही से ताका। शायद मैं उन्हें बिल्कुल मामूली गधा नजर आया होऊंगा। पहले तो मैं दीवार से लगकर धीरे धीरे घास चरता रहा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर सरकता रहा। जब मैं दरवाजे के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया तो संतरियों ने हाथ उठाकर लापरवाही से मुझे डराया, जैसे आमतौर पर गधों को डराया जाता है। मैंने सारे स्कीम पहले ही सोच रखे थे। उनके डराते ही मैंने कुछ ये प्रकट किया कि मैं बिल्कुल डर गया हूं। इसलिए मैं तड़प कर उछला और सीधा कोठी के भीतर हो लिया। संतरी मेरे पीछे पीछे भागे, वो मेरे पीछे पीछे और मैं उनके आगे आगे। जब मैं बाग तक पहुंचा तो संतरियों ने एक गधे का वहां तक पीछा करना व्यर्थ समझकर माली को आवाज दे दी कि वो मुझ गधे को बाग से बाहर निकाल दे, और ये कहकर वे बाहर गेट पर जा खड़े हुए जहां उनकी ड्यूटी थी। माली ने मुझे घूर कर देखा। इस समय वो एक खुरपी लिए गुलाब की झाड़ियों के इर्द गिर्द की घास साफ कर रहा था। उसने जब अपना काम बढ़ते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। चुपके से वो झाड़ियों के पास से उठा और भीतर अपने क्वार्टर से कोई मजबूत सा डंडा लाने चला गया। इतने में मैंने देखा कि पंडित जी बाग के बीचों बीच सड़क पर चलते हुए बल्कि दौड़ते हुए गुलाब के पौधों की ओर जा रहे हैं। मैंने ये अवसर उचित समझा और हिरन की तरह एक चौकड़ी भरी और पंडित जी के पीछे पीछे हो लिया। मैंने धीमे से कहा, पंडित जी। पंडित जी आश्चर्य से मेरी ओर मुड़े। जब उन्हें वहां कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया तो फिर आगे बढ़ने लगे। मैंने फिर कहा, पंडित जी। अब के पंडित जी ने जरा तीखी चितवन से पीछे देखा और बोले, मैं भूतों में विश्वास नहीं रखता। मैंने कहा, विश्वास कीजिए, मैं भूत नहीं हूं, एक गधा हूं। जब पंडित जी ने मुझे बोलते देखा तो उनका क्षण भर पहले का आश्चर्य हर्ष में परिवर्तित हो गया। बोले, मैंने इटली के एक घोड़े के बारे में पढ़ा था जो अलजबरा के प्रश्न तक हल कर सकता था, लेकिन बोलने वाला गधा आज ही देखा। मनुष्य का विज्ञान क्या कुछ नहीं कर सकता। बोलो, क्या चाहते हो? मेरे पास अधिक समय नहीं है। मैंने कहा, आपसे 15 मिनट के लिए एक इंटरव्यू चाहता हूं। सोचता हूं कहीं आप इसलिए तो इनकार नहीं कर देंगे कि मैं एक गधा हूं। पंडित जी हंसकर बोले, मेरे पास इंटरव्यू के लिए एक से एक बड़े गधे आते हैं, एक गधा और सही, क्या फर्क पड़ता है, शुरू करो। मैं शुरू करने वाला ही था कि इतने में माली दूर से डंडा लिए भागता हुआ नजर आया। मैंने माली की ओर देखा और फिर पंडित जी की ओर। पंडित जी समझ गए। उन्होंने हाथ के इशारे से माली को रोक दिया और स्वयं टहलने लगे। मैंने रामू धोबी की दुख भरी कहानी संक्षिप्त शब्दों में सुना दी। पंडित जी बहुत प्रभावित हुए। कहने लगे, इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती, मगर मैं अपनी जेब से 100 रुपया दे सकता हूं। और ये कहकर उन्होंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और मेरे लंबे कान के भीतर उड़स दिया। मैंने कहा, पंडित जी, स्वर्गीय किदवई भी इसी प्रकार दान किया करते थे। इससे सैकड़ों लोगों का भला तो जरूर हो जाता है, लेकिन है तो ये दान ही। वो बोले, दान तो है। मैंने कहा, दान बंद होना चाहिए। हर भारतवासी का यह अधिकार होना चाहिए कि जब वो मरे तो उसके बाद राज्य उसके बीवी बच्चों के निर्वाह का प्रबंध करे। इसे स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों में एक होना चाहिए। सिद्धांत तो ठीक है, पंडित जी बोले,
लेकिन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए खून पसीना एक करने की जरूरत है। इसके लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। वैसे तुम्हारी तरह लोग क्रांति की बातें बहुत करते हैं, लेकिन रामू धोबी की विधवा को पेंशन देने के लिए राष्ट्र के पास उससे कहीं अधिक राष्ट्रीय धन होना चाहिए जितना आजकल उसके पास है। ये राष्ट्रीय धन को बढ़ाने के लिए हमने पंचवर्षीय योजना तैयार की है, जिसके आधार पर देश भर में काम हो रहा है, लेकिन लोगों में वो उत्साह नहीं जिसकी मुझे उनसे आशा है। मैंने कहा कि लोगों में आपके प्रति असीम आदर है, आपकी बताई हुई योजनाओं से बेहद लगाव है, आपका हर आदेश उनके सिर माथे पर होता है। आप संसार भर में शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें न केवल भारत के लोग बल्कि समस्त देशों के लोग आपसे स्नेह करने लगे हैं। पंडित जी मुस्कुराए, बोले, एक गधे होने के बावजूद तुम बातें अच्छी बना लेते हो। मैंने कहा, आज मैं संसार के एक महान राजनीतिज्ञ के सामने खड़ा हूं, जाने फिर कभी ऐसा अवसर मिले न मिले, इसलिए क्यों ना अपने मन की बात आपसे कह डालो। पंडित जी, आपकी विदेश नीति की सफलता सर्वमान्य है। राष्ट्रीय जीवन में भी आपकी स्वदेश भक्ति, जनमित्रता और राष्ट्रीय सेवा से इनकार नहीं किया जा सकता। जो कोई ऐसा करेगा मुंह की खाएगा। इस थोड़े से समय में ही आप भारत को जिस शिखर पर ले गए हैं उससे आपके कंधों की मजबूती का पता चलता है। लेकिन पंडित जी, क्या यह काफी है? एक राष्ट्र, एक बड़ा राष्ट्र, शूरवीर राष्ट्र भारत, ऐसा सभ्य राष्ट्र कब तक एक व्यक्ति के सहारे चलेगा? क्या आप पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि यदि आपने अपने शासन में उचित परिवर्तन नहीं किए तो आपके बाद भारत की वही दशा नहीं होगी जो अशोक और अकबर की बात हुई थी? अशोक और अकबर बादशाह थे, आज भारत आजाद है। पंडित जी ने मुझे याद दिलाया, केवल वोट से जनतंत्र नहीं होता पंडित जी। आज भारत में जो राज्य है, मैं उससे अधिक नेहरू के आत्म बलिदान के नाम से पुकार सकता हूं। आत्म बलिदान हमेशा निजी होता है, व्यक्तिगत होता है। वो केवल एक व्यक्ति की ओर देखता है, और जब वो व्यक्ति न रहे तो फिर क्या होगा? पंडित जी, मुझे इससे बहुत डर लगता है। इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे चुका हूं, पंडित जी ने कहा। मैं नहीं समझता कि मेरे प्यारे देश की जनता मेरे बाद कोई इतना बड़ा नेता उत्पन्न नहीं कर सकती जो परिस्थितियों को संभाल न सके। मुझे अपनी जनता पर भरोसा है। आपका भरोसा अनुचित नहीं है पंडित जी, लेकिन इसे व्यवहार में लाने के लिए भारतीय जनता की रचनात्मक शक्तियों को जगाने के लिए क्या यह जरूरी नहीं कि अभी से कदम उठाया जाए? माफ कीजिएगा पंडित जी, मुझे आपके सरकारी अधिकारियों में कोई रामू धोबी, कोई जम्मन चमार, कोई ढोंडू मिल मजदूर नजर नहीं आता है। कार वाले बहुत नजर आते हैं, गधे वाला एक भी नजर नहीं आता। अगर राष्ट्रीय धन को बढ़ाना है, अगर राष्ट्रीय योजनाओं को उत्तरोत्तर सफल बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि देश की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी हो, तो इस राज्य प्रणाली को बदलना होगा ऊपर से नीचे तक। जनता के समस्त वर्गों को समस्त स्तर पर ऊपर से नीचे तक प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा और एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें देश की पूरी जनता, पूंजीपतियों से कांग्रेसियों तक और कांग्रेसियों से साम्यवादियों तक सब शामिल हों। केवल ऐसी सरकार ही देश में उत्साह की लहर दौड़ा सकती है। आज जो काम 10 या 15 वर्ष में बहुत सी आर्थिक हानि और बहुत सी रिश्वतखोरी के साथ होता है, कम से कम हानि, कम से कम रिश्वतखोरी और कम से कम समय में पूरा हो जाएगा। काम की गति बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि जनता हर स्तर पर राज्य अधिकारियों में मौजूद होगी। इस समय मजदूरों से लेकर राज्य मंत्रियों तक की एक ऐसी संगठित सरकार की अत्यंत आवश्यकता है। पंडित जी मुस्कुराए, बोले, मैंने सोचा था तुम मेरा इंटरव्यू लोगे, लेकिन मालूम होता है कि तुम इंटरव्यू लेने नहीं देने आए हो। मैं घबराकर चुप हो गया। बात सच कही थी इन्होंने। मुझे चुप देखकर बोले, अरे नहीं नहीं, कहो कहो, मैं तो हमेशा से विद्यार्थी रहा हूं, मैं तो एक गधे से भी कुछ न कुछ सीख सकता हूं। मैंने कहा, मैं आपको क्या सिखाऊंगा पंडित जी, सूरज के सामने चिराग क्या जलेगा। लेकिन मैं चूंकि गरीब आदमी का गरीब गधा हूं, जीवन भर भूख का शिकार रहा हूं, मुझे मालूम है कि जो दर्द आपके दिल में मौजूद है वो हमारी दशा को, हमारी प्रतिदिन की दशा को देखकर ही आपके दिल में पैदा होता है। इसलिए जो बात आप कहते हैं वो मानो हमारे दिल से निकलती है। लेकिन मुसीबत यह है कि हमारे और आपके बीच जो बाड़ लगाई गई है, जो मशीनरी खड़ी की गई है, वो बेहद प्रतिक्रियावादी, धीमी गति से चलने वाली, बल्कि प्रायः आपकी अवज्ञा करने वाली है। इसलिए इस मशीनरी के भीतर जो शक्तियां काम करती हैं वे हमारे विचारों के विरोधी हैं। अब तक जो काम होता है वो आपके डर से होता है,
मुझे भय है कि जब आप हमारे बीच नहीं होंगे उस समय ये भय भी नहीं रहेगा और लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे यदि अभी से इसके लिए प्रबंध नहीं किया गया। तो तुम्हारा मतलब मेरे साथियों से है? पंडित जी ने कहा। मैंने कहा जो साथी आपने लिए हैं, जो आपकी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, वे आयु में और नेतृत्व में आपसे भी बहुत बूढ़े हैं और शायद आपसे बहुत पहले भुगत जाएंगे। मगर मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है। मेरा मतलब एक संगठित राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से है। केवल ऐसी सरकार ही आगे के 20-30 वर्षों में भारत को आगे ले जा सकती है, जिसमें पूरे का पूरा राष्ट्र अपने विभिन्न वर्गों और तत्वों के साथ राष्ट्रीय हित और उन्नति के लिए सम्मिलित हो। मैं नहीं मानता कि सरकार की मशीनरी मेरा साथ नहीं देती। कोई मिसाल दो। मैंने कहा जितने चाहिए उतने उदाहरण ले लीजिए पंडित जी। आप अपनी योजना में प्राइवेट सेक्टर को कम और पब्लिक सेक्टर को अधिक रखना चाहते हैं, मगर प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है और प्राइवेट सेक्टर में भी विदेशी धन बढ़ रहा है। जूट, चाय, बैंक धन के अतिरिक्त अभी अभी 25 करोड़ रुपए की लागत से 2 तेल की रिफाइनरियां खुली हैं। हम उन पर पूरा कंट्रोल करेंगे, पंडित जी ने क्रोध से कहा। अगर एंग्लो ईरान कंपनी की तरह हमारा हाल हुआ तो कहीं ऐसा न हो कि उसे कंट्रोल करते करते हमारा प्रधानमंत्री भी डॉक्टर मुसद्दिक की तरह क्षीण हो जाए। पंडित जी ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम बिल्कुल गधे हो। तुम पुराने क्लासिकल क्रांतिकारियों जैसी बातें करते हो। भारत की विशेष परिस्थितियां नहीं देखते, यहाँ की जनता की विशेष मनोवृत्ति का अध्ययन नहीं करते, इनकी शांति प्रियता तथा अहिंसा के प्रति गहरे प्रेम के प्रमाण नहीं देखते। यहाँ भारत में काम धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे समाज का ढांचा बदलेगा, धीरे धीरे राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का रूप बदलेगा, धीरे धीरे इनमें सामाजिक लचक पैदा होगी जो एक मॉडर्न समाज की विशेषता होती है। ये सब काम एक दिन में नहीं हो सकता। भारत में क्रांतिवादी शक्तियां भारत के विशेष राष्ट्रीय स्वभाव में समाकर और रच बस कर ऊपर उभरेंगी। बाहर का पैबंद नहीं लगेगा। मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूं गधे, धीरे धीरे सारे काम होंगे। लेकिन पंडित जी तब तक रामू की बीवी का क्या होगा? उन बच्चों का क्या होगा जो जिन्हें इस देश में नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, जो बेबस होकर इस देश से बाहर चले जाते हैं? फिर इस देश की बढ़ती हुई बेकारी का क्या होगा? हर प्रदेश के आंकड़े देखिए। अभी थोड़े दिन हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना था कि उसके प्रदेश में बेकारी बढ़ रही है। देखो गधे, मेरे पास कोई छूमंतर नहीं है कि एक दिन में भारत की दशा बदल डालूं। ऐसा आज तक किसी देश ने नहीं हुआ है। 25-30 साल से पहले देश की दशा इतनी जल्दी नहीं बदल सकती। हर देश का इतिहास यही कहता है, खून पसीना एक कर देने से राष्ट्रीय धन और शक्ति बढ़ती है। फिर मेरी पीठ पर हाथ रखकर बोले, तूने 15 मिनट से अधिक ले लिए, अब मैं जाता हूं। मैंने कहा, पंडित जी आपसे एक निवेदन है। संभव है इंग्लैंड में आपने गधों की सवारी की हो, लेकिन भारत में तो मैंने नहीं सुना कि आप गधे की पीठ पर सवार हुए हो। मेरा अभाग्य होगा अगर आप। पंडित जी ने मुझे अपना वाक्य पूरा नहीं करने दिया। उचक कर मेरी पीठ पर बैठ गए और कुछ समय तक मुझे बाग के इर्द गिर्द ऐसा दौड़ाया कि मेरी सांस फूल गई। आखिर मैंने हार मान ली। भगवान के लिए पंडित जी अब तो उतर जाइए, मैंने बार बार कहा। वो हंसकर एकदम उतर पड़े। अब बता, मंद गति से चलने वाला कौन है? इसके बाद वो मेरी ओर मुड़े और मैंने देखा कि बारामदे में कुछ विदेशी दूत और 1-2 फोटोग्राफर टहल रहे हैं और पंडित जी की गधे की सवारी करने की फोटो ले रहे हैं। 1-2 सेक्रेटरी लोग बड़ी परेशानी से टहल रहे थे। नेहरू जी मेरी पीठ थपथपाकर उधर चले गए। जाते जाते मुझसे कह गए, उस धोबिन को 100 का नोट जरूर पहुंचा देना। मैं बड़े गौरव से दुल की चाल चलता हुआ पंडित जी की कोठी से बाहर निकला। क्यों ना, आखिर भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करके आया था। बाहर आते ही मुझे प्रेस के नुमाइंदों और फोटोग्राफरों ने घेर लिया। अब प्रेस के उन नुमाइंदों यानी रिपोर्टर्स का गधे से क्या इंटरव्यू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गधे को ले जाने पर क्या होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं गधे साहब, ये हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे, जो होगा एपिसोड नंबर 10। आपको अगर ये गधे की आत्मकथा अच्छी लग रही है, कृष्णचंद्र की रचना और मंजीत ठाकुर की आवाज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को सुनाइए कि हम साहित्य को आप तक किस तरह से नए फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार।